हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूं इसके साथ ही अपने बैच एफकेट 1 2022 के लिए जो हमारा टारगेट किया गया है। इस बैच को चलाए हुए हमारे 2 दिन हो चुके हैं जो यूट्यूब पर आपके लिए फ्री चल रहा है। इसमें हम लोग आपके लिए डेली लाइव क्लासेस लेके आते हैं जो जनरल नॉलेज की रहती है। वो शाम को 4 बजे से 5 बजे तक रहती है जिसमें आप लोग जुड़ते हैं और उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ ही आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जाती है जिसमें रीजनिंग और मैथ्स की दी जाती है। तो उसी सिलसिले में पहले आपको रीजनिंग की क्लास दे रहा था। आज ये आपकी रीजनिंग की सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एनालॉजी, और एनालॉजी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे और आपको टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये आपका टॉपिक है एनालॉजी, ये हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी हमारी 6 तरीके की होती है, और वो 6 तरीके क्या है मैंने ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। पिछले वीडियो में मैंने आपको एनालॉजी 1 पढ़ाई थी जो डिजिट्स वाली थी, यानी कि जिसमें 2 डिजिट्स दी होती है, दोनों का रिलेशन दिया होता है। हमें पता करना होता है कि जो थर्ड डिजिट है उसका क्या रिलेशन है गिवन 4 ऑप्शंस में से। तो वो हमारी पहली वाली थी। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगी आपकी एनालॉजी नंबर 2 और एनालॉजी नंबर 3। ये 2 एनालॉजी आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, इसके बाद जो 4 5 और 6 है इनमें आपका जनरल नॉलेज भी चेक होता है, वैसे सेकंड वाले में भी चेक होगा। इसके लिए आपको जनरल सेंस भी होना चाहिए, जनरल नॉलेज भी अगर थोड़ा बहुत है तो वो भी इन एनालॉजीज में आपका क्या होता है चेक हो जाता है। ये जो 6 तरीके की एनालॉजीज हैं आपको पढ़ते हुए मालूम चलेगा कि हम लोग इसमें कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर्स या उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। वो भी आपके इन्हीं में सॉल्व हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एनालॉजी नंबर 3 जिसमें आपकी कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चंस मेनली होते हैं, तो उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग उसको यहीं पढ़ लेंगे। तो मैं अपने सीधे चैप्टर को शुरू करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले क्या बताया था, एनालॉजी नंबर 1 बताई थी। एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन करा देता हूँ कि उसका पैटर्न कैसे हो। देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक बार मैं आपको सारे के सारे 6 की 6 एनालॉजी कराऊंगा यहाँ पे। उसके बाद इन 6 के 6 एनालॉजीज के क्वेश्चंस को मिक्स करके आपको पीडीएफ दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं टॉपिक वाइज नहीं दूंगा कि एनालॉजी नंबर 1 के दिए जाएंगे फिर 2 के फिर 3, ऐसे नहीं दूंगा। ऐसे हमारी आदत खराब हो जाती है। हमें पता रहता है कि हाँ ये एनालॉजी नंबर 1 का है तो हम वही लॉजिक वहां फिट करते हैं और आंसर्स निकल आते हैं। तो मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा, 6 के 6 पढ़ाऊंगा पहले और उन सारे के सारे क्वेश्चन को जंबल करके दूंगा ताकि आप अपना लॉजिक अलग और डिफरेंट तरीके से यूज कर सकें, और क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपके पेपर में जाहिर सी बात है ऐसे सीक्वेंस में देने वाला नहीं है। तो जंबल फॉर्म में दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन केवल पैटर्न का। एनालॉजी नंबरों को हमने कैसे सॉल्व किया था, मैंने बताया था कि जो डिजिट्स वाले एनालॉजी होती है उसको सॉल्व करने के लिए आंसर्स मल्टीपल हो सकते हैं, मेथड्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन उन मल्टीपल मेथड्स से निकलने वाले आंसर्स को हमें प्रायोरिटाइज करना होता है, यानी कि उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि हम किसी के भी आंसर को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो प्रायोरिटी देने का तरीका क्या होता है, हम लोग सबसे पहले प्राइम नंबर्स के हिसाब से अगर तुमने रिलेशनशिप निकाली है उनके बीच में, तो हमें प्राइम नंबर्स के रिलेशनशिप को महत्वता देनी पड़ती है नंबर 1 पे। अगर ये नहीं है देन वी मूव टुवर्ड्स स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अगर ये भी नहीं है फिर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन में बढ़ते हैं। ये भी नहीं है तो हम प्लस माइनस में बढ़ते हैं। अगर ये भी नहीं है तो इलॉजिकल में बढ़ते हैं। इलॉजिकल से पहले अगर आप चाहो तो एक रेशियो वाला मेथड होता है जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो भी आप यूज कर सकते हो, है ना। तो आपको ये प्रायोरिटी देनी होती है। मान लो किसी क्वेश्चन के 2 या 3 आंसर्स निकल रहे हैं, एक आंसर निकल रहा है स्क्वायर क्यूब स्क्वायर से निकल रहा है, एक मल्टीप्लाई वाले मेथड से निकल रहा है, और एक प्लस या माइनस किसी से भी निकल रहा है। तो अगर ये तीनों ऑप्शंस में दे रखे हैं, तीनों के तीनों आंसर्स को ऑप्शन में दिया गया है, तो आप इस वाले आंसर को टिक करोगे। ये मेरा बताने का मेन मकसद था। मैं उसमें सॉल्व नहीं करा रहा था, मैं आपको उसमें क्या बता रहा था कि आंसर्स को प्रायोरिटी कैसे देनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ था जो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था एनालॉजी नंबर 1 में। आज मैं आपको बताता हूँ एनालॉजी नंबर 2 और एनालॉजी नंबर 3, जो कि मैं एक ही साथ बताऊंगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब छोटे छोटे ये सब कुछ ज्यादा बताना नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएंगे। आपको केवल केवल इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को मैं सीधे शुरू करता हूं पहले एनालॉजी नंबर 2 से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से एनालॉजी नंबर 2 आपके सामने शुरू हो रही है, जिसमें आपको कुछ जैसे वहां डिजिट्स थे ऐसे यहाँ वर्ड्स दे रहेंगे। इन 2 वर्ड्स का रिलेशन आपको दे रखा है, जिस तरीके से ये 2 आपस में रिलेटेड हैं उस तरीके से आपको पता करना है कि ये इन चारों में से किससे रिलेटेड रहेगा। तो यही एनालॉजी होती है। एनालॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था सिमिलैरिटी होता है, तो हमें रिलेशनशिप ही ढूंढना होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो जैसे आपको दे रखा है कि मॉस्को का रिलेशन रसिया से है, तो ऐसे सियोल का रिलेशन किससे होगा आपको ये पता करना है। अब इसके लिए आपको जाहिर सी बात है क्या है, एक तो रीजनिंग का चैप्टर तो मतलब टॉपिक तो है ही, साथ में आपको इसके साथ साथ जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। सारी कंट्रीज की कैपिटल से पता होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो मॉस्को क्या है, रसिया की कैपिटल है। ऐसे सियोल भी किसी एक कंट्री की कैपिटल है, तो वो इनमें से कौन सी है, चाइना की नहीं है, चाइना की बीजिंग है, इंडिया की भारत है, साउथ अफ्रीका की
तीन कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। कौन कौन सी? एक केप टाउन है और दो और हैं इसकी, एक केप टाउन है। तो ये क्या है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है। साउथ कोरिया की सियोल है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सियोल का आंसर क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया। जैसे मॉस्को रसिया की है, ऐसे सियोल किसकी हो जाएगी? साउथ कोरिया की। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एनालॉजी नंबर 2 में देखने को मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। कोई ऐसे स्पेशल पैटर्न इसके लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? लर्न। लर्न को इस तरीके से लिखा गया है, तो फेल को किस तरीके से लिखा जाएगा? इन दोनों के बीच जो भी रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप आपको इसके और इन चारों में से जो भी आगे वर्ड आएगा उसके बीच होनी चाहिए। तो आपको पता करना है कि इनके बीच क्या रिलेशनशिप है। अगर आप इसको देखोगे गौर से तो आप पता कर पाओगे, देख ही लोगे, जाहिर सी बात है, बहुत इजी सा है। कि लिखा हुआ है लर्न, या LEARN ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे MFBSO ये लिखा हुआ है। तो क्या दिख रहा है आपको? ये आपको किस तरीके से दिख रहा है कि हाँ देखिए, यहाँ पे L है और यहाँ पे M है, यानी कि +1 हो गया। यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे R, यहाँ पे S, यहाँ पे N, यहाँ पे O। यानी कि हमें क्या दिख रहा है? इसको एक +1 करके आगे बढ़ा दिया गया है। इसके लेटर्स को, इसके लेटर्स में +1 किया गया है और वही यहाँ पे लिख दिया गया है। L के आगे M होता है, E के बाद F होता है, A के बाद B होता है, इस तरीके से। तो फेल का आंसर क्या होने वाला है? बिना ऑप्शन देखे बताइए। फेल का आंसर क्या हो जाएगा? F के आगे क्या हो जाएगा? EFG। A के बाद क्या आ जाएगा? B आ जाएगा आपका। उसके बाद I का क्या होता है? GHIJ होता है, और L का क्या होता है? M। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? इसकी रिलेशनशिप इस हिसाब से इसके साथ बैठने वाली है। अगर ये कोई आंसर है तो आपका आंसर हो जाएगा GBJM, जो कि ऑप्शन नंबर C पे आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, तो आपको यही चीज इसमें करनी है। कोई खास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सब बहुत डीपली आगे बताऊं। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको PDF में दे दूंगा। यहाँ पे फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कल्पचर, स्टैच्यू, आर्किटेक्ट। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका जनरल सेंस काम आएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। स्कल्पचर क्या करता है? स्टैच्यू बनाता है, यानी कि स्टैच्यू बनाने वाले को हम लोग स्कल्पचर बोलते हैं। तो इसी तरीके से आर्किटेक्ट भी कुछ करता होगा, तो आर्किटेक्ट क्या करता है? तो वही चीज यहाँ पे आएगी, यानी कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन इन दोनों के बीच में बैठना चाहिए। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? कि स्टैच्यू को कौन बनाता है? स्कल्पचर बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आर्किटेक्ट क्या बनाता है? ऑप्शन देखिए, म्यूजियम। देखिए म्यूजियम भी बना सकता है, ऑब्वियस सी बात है। गार्डन तो नहीं बनाएगा खैर, तो स्टोन नहीं बनाएगा, स्टोन तो ऑटोमेटिक प्राकृतिक होता है। बिल्डिंग, देखिए म्यूजियम और बिल्डिंग में आप हो सकता है फंस जाए, तो लेकिन इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इन दोनों का? क्योंकि म्यूजियम क्या है? म्यूजियम भी एक बिल्डिंग ही होती है, और यहाँ पे बिल्डिंग दिया गया है। तो एप्रोप्रिएट आंसर आप क्या लगाएंगे? आपको लगाना होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर D, बिल्डिंग। क्योंकि एक आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग को डिजाइन करता है, उनको बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बिल्डिंग, ठीक है। वैसे कोई म्यूजियम के लिए लड़ सकता है, होने को सही है, लेकिन म्यूजियम भी अल्टीमेटली क्या, एक बिल्डिंग ही तो होती है ना। तो बिल्डिंग बनाने का काम कौन करता है? आर्किटेक्ट करता है। स्कल्पचर क्या करता है? स्टैच्यू बनाता है। तो यही चीजें इसमें देखनी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका नंबर 4। देखिए बहुत जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत डीप इसमें समझाने ऐसा है नहीं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगले वीडियो में उसको जरूर हम सॉल्व करेंगे। तो ये है 4th क्वेश्चन, टीथ, पायोरिया, आई। अब आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन, टीथ, पायोरिया और आई दिख रहा है, यानी कि टीथ है, ये दांत है, ये पायोरिया। आपको पता है कि क्या होती है? बीमारी होती है जो मुंह में होती है, दांतों में होती है। तो टीथ में क्या होती है? पायोरिया बीमारी होती है। तो ऐसे ही पूछना चाह रहा है कि आई में क्या होती है, आई में कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ा डिजीज का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? रोजेसिया। रोजेसिया आंख की बीमारी नहीं है, ये स्किन की डिजीज है, ठीक है। ये क्या है? एक स्किन की डिजीज है, रोजेसिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अगर ट्रैकोमा की तरफ बढ़ोगे तो जो ट्रैकोमा होता है ना, ट्रैकोमा भी आपको क्या है? आई की बीमारी है। इसमें आपको धीरे धीरे चीजें क्या होती हैं? ब्लड दिखनी शुरू हो जाती है, कुछ इस तरीके का होता है। तो ट्रैकोमा इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत ब्लाइंडनेस धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आने लगती है। अगर आपको पता है ट्रैकोमा क्या होता है, कुछ लोग तो कंफ्यूज करेंगे ट्रैकोमा को ट्रैकिया से। ट्रैकिया आपके गले में होता है, तो कोई सोचेगा कि ट्रैकोमा ट्रैकिया में होता होगा, ये नहीं है। ट्रैकोमा कहाँ होता है? आई में डिजीज होती है एक। तो इसका आंसर क्या होने वाला है फिर? आई की डिजीज क्या होती है? क्या हो जाएगी आपकी? ट्रैकोमा हो जाएगी, ठीक है। रोजेसिया किसकी होती है? स्किन की होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होने वाला था। डिजीज का आपको पता होना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो दो बीमारी है, ओटिटिस और एजिमा, ये कहाँ पे होती है? आप इसको जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसको जानते हैं कि नहीं जानते। वैसे सुना होगा आपने दोनों का नाम, फेमस बीमारियां हैं, एजिमा और ओटिटिस। कहाँ होती हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बताना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए सारी की सारी वर्ड एनालॉजी कहलाती है जो हम देख रहे हैं अभी तक। सेकंड एनालॉजी वर्ड एनालॉजी है, यानी कि शब्दों के बीच में हमें रिलेशनशिप ढूंढनी है, डिजिट्स के बीच में नहीं। तो पहले क्या दे रखा है, रीडिंग है, और रीडिंग के बाद क्या दिया हुआ है, नॉलेज। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, आपको वही रिलेशनशिप इसके और जो वर्ड यहाँ पे आएगा उसके बीच में देखना है। तो क्या रिलेशनशिप होगा इसके और इसके बीच में, देखिए इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, रीडिंग नॉलेज, यानी कि रीडिंग से, पढ़ने से क्या होता है, आपकी नॉलेज गेन होती है आपको। तो रिलेशनशिप क्या है, पढ़ने से क्या होगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, नॉलेज गेन होगी। ऐसे काम करने से क्या होता है, ये आपको प्राप्त देखना है। यहाँ पे देखते हैं आप क्या बोलते हैं, काम करने से मनी प्राप्त होगी, हो सकती है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। एंगेजमेंट, काम करने से आप एंगेज भी होते हैं, फ्री नहीं रहते हैं, एंगेज रहते हैं। एक्सपीरियंस भी मिलता है, सेटिस्फेक्शन हो सकता है मिल जाए आपको। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए इन तीनों में भी आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सही मायने में काम करने से पैसा मिलता है, लेकिन हर काम करने से पैसा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो मनी इसका आंसर अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। एक आंसर तो हो सकता है मनी, लेकिन एक अप्रोप्रिएट आंसर मनी नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो उससे पैसा मिले जरूरी नहीं है। आप कभी कभी कुछ काम फ्री में कर रहे हो, चैरिटी वाले जो होते हैं वो लोग ये काम फ्री में कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए आप देख सकते हैं एनजीओ वाले जो होते हैं उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, तो मनी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। एंगेजमेंट, बिजी, जरूरी नहीं है कि बिजी, मतलब ये कोई सही नहीं बैठ रहा है कि बिजी हो, वर्क करने से आप बिजी हो रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एंगेजमेंट का कुछ ऑप्शन सही बैठता नहीं है। सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस की बात करोगे, जो आपको गेन होता है, प्राप्त क्या होता है, जैसे यहाँ पे रीडिंग करने से आपको नॉलेज प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो वर्क से क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस प्राप्त। आप कोई भी काम करोगे तो उससे आपको एक्सपीरियंस ही प्राप्त होने वाला है। मनी, एंगेजमेंट, सेटिस्फेक्शन बात की बातें हैं, एक्सपीरियंस सबसे मेन है जो आपको प्राप्त होता है। तो एक अप्रोप्रिएट आंसर जो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बेहद इजी क्वेश्चन है, फ्रीज, आइस, मेल्ट, आगे क्या होगा। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, आइस क्या होती है, फ्रीज। जब कोई चीज फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, तो वो क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। तो कोई चीज मेल्ट होगी, पिघलेगी, तो वो क्या बनेगी, ठीक है, वो यहाँ पे निकालना है। रिलेशनशिप मैंने आपको बता ही दिया, जमता है तो बर्फ बनता है, तो मेल्ट होगा तो क्या बनेगा, मेल्ट होगा तो क्या, फोर्स, तो क्या ऑप्शन है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। कंडेंस, संघनन हिंदी में बोलते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। कमजोर का कुछ, लिक्विड, कोई चीज पिघलती है तो धीरे धीरे किस फॉर्म में चेंज होने लगती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगती है पिघलने के बाद, है ना। आप कभी पिघलाओगे सोना वगैरह तो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, मेल्ट का लिक्विड के साथ हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इतना डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। एफकेट में जो यहाँ से वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन आएंगे, बेहद इजी आते हैं, ऐसे इजी आएंगे, इससे टफ नहीं आने वाले। आप ये मत सोचना कि इतने इजी क्यों बता रहे हो, इतने ही इजी आएंगे, इससे टफ नहीं आएंगे, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज भी चेक हो जाएगा, वरना क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉलेज, स्टूडेंट, हॉस्पिटल। कॉलेज की बात करते हैं, आप लोग कॉलेज जाते होंगे, ग्रेजुएशन तो पास किया ही होगा, तभी एफकेट देने आ रहे हैं। तो कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्स भी होती है, ट्रीटमेंट भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो रिलेशनशिप देखिए, कॉलेज में भी तो बहुत लोग होते हैं, कॉलेज में क्या होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल होता है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, यानी कि कॉलेज में पढ़ने के लिए मेन कौन होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं। ऐसे हॉस्पिटल में क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ट्रीटमेंट किसका होता है, पेशेंट्स का होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, हॉस्पिटल्स का पेशेंट्स हो जाएगा। क्यों, कॉलेज में टीचर्स होते हैं, लेकिन किसके लिए होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। स्टूडेंट्स जाते हैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। ऐसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, वो भी ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, लेकिन किसके ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एनालॉजी नंबर 2 चल रही है, वर्ड एनालॉजी। 8वां क्वेश्चन है, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये क्या है। ये डायरेक्शंस के बारे में बोल रहा है कि साउथ को अगर आप नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों का रिलेशनशिप देखो, इन दोनों के रिलेशनशिप के हिसाब से आपको इसके आगे क्या डायरेक्शन आएगी वो आपको बताना है। तो देख लीजिए, डायरेक्शन है तो एक बार देख लेते हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है। ये डायरेक्शन मैंने बांट ली यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये नॉर्थ हो जाएगा ऊपर का, ये साउथ, आई होप तो आपको पता होगा। ये साउथ ईस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, साउथ को नॉर्थ वेस्ट से रिलेट किया गया है। साउथ कहाँ पे है, ये है साउथ, इसको नॉर्थ वेस्ट से रिलेट किया है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, ये है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिया हुआ है, साउथ को नॉर्थ वेस्ट से रिलेट किया गया, यानी कि ये आपका साउथ है, इस साउथ को किससे रिलेट किया गया है, नॉर्थ वेस्ट से। तो ये बोल रहा है कि साउथ ईस्ट किससे रिलेट किया जाएगा, तो साउथ ईस्ट यहाँ पे है।
तो देखिए किया क्या गया है, साउथ को इसको आप 180 डिग्री पे चले जाओ तो क्या आने वाला है आपका, नॉर्थ आने वाला है। लेकिन उससे 45 डिग्री पीछे चले गए हम लोग, वो हमने लिख दिया साउथ को। साउथ के 180 डिग्री पे जाओगे नॉर्थ आएगा, उससे हम लोग 45 डिग्री पीछे जा रखे हैं और हमने क्या लिखा है, इसको नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे साउथ ईस्ट की बात की गई है, साउथ ईस्ट में 180 डिग्री जाओ यहाँ पे तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। अब नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री पीछे आ जाओ तो क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, साउथ दिया हुआ था और साउथ को क्या लिखा हुआ था, नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ था। अब इसको नॉर्थ वेस्ट लिखा है तो कैसे लिखा है, 180 डिग्री गए उससे 45 डिग्री पीछे आ गए। ऐसे यहाँ पे क्या करना है, 180 डिग्री गए उससे 45 डिग्री पीछे आ गए तो क्या आ जाएगा आपका, वेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर, वेस्ट आंसर होना चाहिए, जो आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, वेस्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 9th वाला है, कंट्री प्राइम मिनिस्टर स्टेट, बेहद इजी। देश है, देश में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो स्टेट में क्या होगा यहाँ पे, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है देश का, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता है। ऐसे स्टेट का क्या होता है, गवर्नर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम हो जाएगा। प्रेसिडेंट नहीं होगा, गवर्नर भी नहीं होगा। अगर यहाँ प्रेसिडेंट होता तो यहाँ गवर्नर लिख लेते हम लोग, तो ये दोनों नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर इसका आंसर होने वाला है। बहुत इजी सा आंसर था, आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन है, फास्ट हंगर रेस। देखिए फास्ट और हंगर के बीच रिलेशनशिप दे रखी है, रेस और इसके बीच निकालने, रिलेशनशिप से पता करना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो फास्ट और हंगर के बीच क्या रिलेशनशिप, जब आप कोई काम बहुत तेजी से करते हैं, तेज तेज कोई काम करोगे, तेज तेज करने के बाद क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, उससे आपको भूख लगने लगेगी। तो फास्ट करने से कोई काम क्या होता है, आपको अल्टीमेटली भूख लगती है क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। ऐसे अगर आप रेस करेंगे, बहुत तेजी से भाग रहे होंगे, रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या लेजीनेस आएगी, आलस्य नहीं आता है क्या, फूड का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। रेस का रेस कैसे हो सकता है कि आंसर फैटिग। फैटिग मतलब क्या होता है, जब आप बहुत थक जाते हैं ना, बहुत एग्जॉस्ट फील करते हैं, फैटिग हालत हो जाती है आपकी, तो उसको बोलते हैं फैटिग। तो दौड़ने से क्या होगा, आपको फैटिग हालत हो जाएगी। ऐसे फास्ट से क्या है, आपका हंगर है। आई होप आपको 10th क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे, जो एनालॉजी नंबर 2 जो आपकी वर्ल्ड एनालॉजी है वहां से। इतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ नहीं आने वाले हैं। थोड़ा सा आपका जीके चेक हो जाएगा। इसकी और क्वेश्चन, ये मत सोचना कि 10 ही क्वेश्चन कराए हैं, और बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, जिसके लिए पीडीएफ में आपको दूंगा, लेकिन वो तब दूंगा जब आपको सारी की सारी एनालॉजी में करा दूंगा, क्योंकि सारी की सारी एनालॉजी के क्वेश्चंस में जंबल रहेंगे, तो आपको, ताकि आपको लॉजिक इधर उधर करने में आसानी ना हो, थोड़ा डिफिकल्ट महसूस हो, वरना मैं सीक्वेंस में नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आपकी आदत खराब हो जाती है उससे। अब देखते हैं एनालॉजी नंबर 3 को देखते हैं। एनालॉजी नंबर 3 को बताने से पहले मैं वो कुछ बताता हूँ। ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को भी कवर कर देगा एनालॉजी नंबर 3। एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग ही है। आपने पढ़ा होगा ना, कोड को डिकोड करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमने आंसर्स लगाने पड़ते हैं, तो वही ये है। तो हम लेटर कोडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें लेटर कोडिंग वाले हम क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने एनालॉजी नंबर 3 में लिए हुए हैं। लेटर कोडिंग मैं आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं और आपके बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे। आप भले एनालॉजी में पढ़ो चाहे अलग से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ो, सब आपका कवर हो जाएगा। क्या करते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, आपको 4 एक मतलब यहाँ पे कोड्स या ABCD ऐसे कुछ दिया होगा, 4 लेटर का कुछ दिया होगा, इसको कुछ और लिखा गया, मान लो WXYZ ऐसे करके लिखा गया, WXYZ लिखा गया है, तो बोल देगा कि यहाँ पे EFGH मानो लिखा है, तो इसको कैसे कोड करोगे या इसका रिलेशन किसके साथ बैठेगा वो पूछेगा। ये इसके साथ बैठ रहा है तो ये किसके साथ बैठेगा ऐसा वो पूछ रहा है। तो क्या है, कोडिंग ही तो करना है कि इसको आपको डी कोड करना है, A का W है, B का ये है, ये तो किस तरीके से किया गया है आपको ये बताना होता है। तो कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है तो आपके एग्जाम्स में हमेशा केवल 3 तरीके के ही पैटर्न्स को बनाता है। पहले इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। केवल 3 तरीके के पैटर्न्स में ही कोडिंग या डिकोडिंग को फिक्स करता है, उसके अलावा किसी और पैटर्न में फिक्स नहीं करता है। अगर उसके अलावा किसी और पैटर्न फिक्स किया तो आप समझ जाओ इलॉजिकल किया है। मैं केवल और केवल आपके एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके एग्जाम्स में कैसे करेगा, या तो फॉरवर्ड कोडिंग होगी, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वर्ड वही नीचे भी लिखा रहेगा, मतलब उसी से रिलेट करके लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लो ABCD लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फॉरवर्ड कोडिंग में क्या लिखा होगा, A का यहाँ पे कुछ और, जैसे A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, मैं अभी बताऊंगा आपको। इस तरह B का Y होता है, C का क्या हो जाएगा आपका
एक्स हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। तो या तो उसने फॉरवर्ड कोडिंग कर रखी होगी, यानी कि सीधे सीधे कोडिंग करी होगी, सीधे यहाँ जैसे ए का उल्टा लिख दिया, बी का ये लिख दिया, सी का ये, डी का, या तो फॉरवर्ड कोडिंग करी होगी उसने, या तो उसने बैकवर्ड कोडिंग करी होगी। बैकवर्ड कोडिंग मतलब क्या है, ए बी सी डी लिखा है, जैसे यहाँ फॉरवर्ड दिख रहा था आपको, बैकवर्ड में उल्टा चलाएगा, यानी कि जैसे ए का होगा तो लास्ट में होगा यहाँ से जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ये क्या है बैकवर्ड कोडिंग है। देखिए या तो यहाँ से बोल रहे ऐसे करके, जैसे बैकवर्ड कोडिंग है ऐसे करके आई, सी का यहाँ है, बी का यहाँ है और ए का यहाँ है, यानी कि बैकवर्ड कोडिंग है। जैसे अगर ये यहाँ है तो इसके उल्टे में लिख रखा है इसने, तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड कोडिंग है, ये बैकवर्ड कोडिंग है। या तो इस तरीके से कोडिंग करे रखता है वो क्वेश्चंस में, या तो ऐसे करके रखता है, ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। या फिर एक तरीका और है, इसको हम लोग बैकवर्ड या रिवर्स कोडिंग बोलते हैं इस वाले को। ये है ABCD लिखा है, एक तरीके से और कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग में क्या करता है, इस तरीके से ए का यहाँ पे, बी का यहाँ पे, सी का यहाँ पे, डी का यहाँ पे, ऐसे करके लेगा। ए का क्या हो जाएगा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, या तो ऐसी कोडिंग करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कोडिंग बोलते हैं। तो 3 तरीके के ही पैटर्न्स में कोडिंग करता है, इसी तरीके से आपको उसको सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले ट्राई करना है कि क्या वो फॉरवर्ड कोडिंग से सॉल्व हो रहा है। अगर फॉरवर्ड कोडिंग से सॉल्व नहीं हो रहा तो वो बैकवर्ड कोडिंग से हो रहा होगा। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो फिर वो सी से, मतलब इससे हो रहा होगा, रिवर्स क्या बोलते हैं, क्रॉस कोडिंग से सॉल्व हो रहा होगा। इन तीनों में से एक ना एक कोडिंग से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कहीं से भी नहीं हो रहा है तो कोई इलॉजिकल वो चीज डाल रखी है, फिर आपको इलॉजिकल की तरफ देखना और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। या तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा या क्रॉस कोडिंग होगी, इतना ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और कोडिंग वो नहीं देते, ठीक है। आपको ये समझना है। फॉरवर्ड कोडिंग में हो सकता है यहाँ पे ए का उल्टा है तो यहाँ पे A+2 भी कर सकता है, B+2 C+2। अब वो आपको ये देखना है कि क्या कोडिंग कर रखी है, +2 किया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, +3 किया हुआ है, +4 किया हुआ है, ये आपको देखना होता है। बाकी पैटर्न बता रहा हूँ, पैटर्न केवल ये 3 होते हैं, तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड या क्रॉस कोडिंग होती है, ठीक है। इतना ही कोडिंग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये उल्टे वर्ड्स, यानी कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, इसमें बताया मैंने। हो सकता है कि ए कि यहाँ पे क्या होता है, डी दिया होता है, A+3 B+3 C+3 ऐसे करके दिए होते हैं, वो आपको फाइंड करना होता है। तो मैं आपको इसमें अब क्या बताता हूँ कि ABCD मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, इनके उल्टे क्या होते हैं आपको अक्सर, जैसे मैंने यहाँ बताया ना, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई। उल्टा का क्या मतलब है, अगर आप ABCD सीधे सीधे पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, ए से लेके एम, एन से लेके जेड पढ़ोगे, लेकिन उल्टे पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, ऐसे जेड से लेके एन, एम से लेके ए। तो जो यहाँ पे ए नंबर 1 पे है तो इसका लास्ट वर्ड क्या है, जेड, तो ये एक दूसरे क्या है, उल्टे हैं। ऐसे बी का उल्टा वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, इसका यू, टी, एच, एस, आई, आर, जे, क्यू, KPLOMN। आज तक आपने देखा होगा, आप लोग कुछ कभी कभी इसको कोड्स के हिसाब से याद करते हो, कुछ ट्रिक्स के हिसाब से याद करते हो, तो वैसे याद मत करो, कोई फालतू टाइम नहीं है आपका इतना वेस्ट करो। इसको 2-3 बार अगर आप देख लोगे या क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा किसका उल्टा क्या होता है। आपने देखा होगा कि कोई इसको बॉय करके पढ़ता है, इसको 6 पढ़ता है, कोई ड्यू पढ़ता है, इवनिंग पढ़ता है, इसको 4 पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा करना, चाहो तो कर सकते हो, वरना अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा इसका उल्टा क्या है, उसका उल्टा क्या है। ये फालतू के ट्रिक्स वगैरह के पीछे मत पड़ो कभी भी। ट्रिक्स वगैरह पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होता है और क्वेश्चन हर कोई से सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे मैं मानता हूँ कहीं कहीं पे काम करती है, हर जगह काम नहीं करती है। दोस्तों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ये क्या लिखे हुए, उल्टे लिखे हुए, ठीक है। ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का, इस तरीके से कभी कभी कोडिंग कर देता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया मैंने, ए को उसने जेड लिख दिया यानी कि उल्टा लिखा है, बी को उसने वाई लिख दिया यानी कि उल्टा लिखा हुआ है। ऐसी कोडिंग्स होती हैं। कहीं कहीं पे कोडिंग्स क्या होंगी, ए की जगह पे डी लिखे यानी कि ए को +3 कर देगा, बी को भी +3 करके लिख देगा, सी को भी +3 करके लिख देगा। ये आपको चेक करना होता है। लेकिन कोडिंग के पैटर्न्स केवल 3 होते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और क्रॉस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं सीधे क्वेश्चंस में चलता हूँ, 4-5 क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर हम बाकी अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। 3 पैटर्न्स होते हैं, इसके अलावा कोई और पैटर्न नहीं होता है कोडिंग का। कोई और अगर दे रखा है एग्जाम में आपके तो वो इलॉजिकल होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने दिया है ADGJ, उसको इसने इस तरीके से कोड किया है। इन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढो और इसको फिर आगे क्या लिखोगे ये आपको पता करना है। ये भी आप एनालॉजी में ही ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसको हम कोडिंग डिकोडिंग का भी बोल सकते हैं, एनालॉजी का भी बोल सकते हैं। तो कोड ढूंढो क्या लिखा हुआ है, ये तो वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था आपको। ADGJ लिखा हुआ है, ए को इसने क्या लिखा है, जेड लिखा है, यहाँ पे देख लो, ए को जेड लिखा हुआ है, डी को इसने डब्ल्यू लिखा है, जी को टी लिखा है और जे को क्यू लिखा है। अब मुझे अभी सारे के सारे बैक कोड्स याद, यानी कि ए को जेड बोलते हैं, बी को वाई बोलते हैं, मुझे याद है, तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि इसको इसने क्या कर रखा है, उल्टे लेटर्स में लिख रखा है। ए को इसने जेड लिखा है यानी कि उल्टा लेटर है, डी को इसने डब्ल्यू लिखा है यानी कि उल्टा लेटर है, जी को इसने टी लिखा है, जे को क्यू। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है जब तक आपको कोड्स याद होंगे। जिसको याद होगा उसने देख लिया, जिसको याद नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। अभी कोई बात नहीं, अगर वो 2-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको सारे के सारे ध्यान आ जाएंगे। तो ए को लिखा हुआ है जेड यानी कि उल्टा बोल रहा है, यानी ए को जेड
डी को डब्ल्यू लिखा हुआ है, यानी कि इसने उल्टा, यही मैंने आपको बताया ना पीछे पे अभी, ये चीज इसी में कोड किया है इसने, ए को जेड लिखा है, बी को वाई लिखा है, इस तरीके से इसने उल्टे वर्ड्स में इसको कोड किया हुआ है। तो क्या है ये, तो ये है देखो, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो सीधी सी बात है, एस का क्या होता है, एस का होता है एच, टी का क्या होता है आपका, टी का आपका होता है जी, यू का क्या होता है एफ, और आर का क्या होता है आपका आई। ठीक है, आर का उल्टा आई होता है, यू का उल्टा एफ होता है, और ये होता है एच जी एफ आई, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, आपको बस यही देखना है। तो कैसी कोडिंग थी, ये फॉरवर्ड कोडिंग थी। देखिए, पहले को पहले से कोड किया, दूसरे को दूसरे से किया, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। तो ये फॉरवर्ड कोडिंग थी, ये बैकवर्ड या क्रॉस कोडिंग नहीं थी। तो इसको भी हमने फॉरवर्ड कोडिंग में ही इसको सही किया। ठीक है, इसको भी फॉरवर्ड कोडिंग में क्या किया, एस को एच, टी का फॉरवर्ड कोडिंग कर करके इसको क्या किया है, उल्टे लेटर्स में लिखा हुआ है एच जी एफ आई, जो कि ये वाला है। ठीक है, आप लोग उसके उल्टे लेटर्स को याद कर लेंगे, उसके बाद आपसे इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, डी एच डब्ल्यू टी यू एक्स आई ई। तो आपको इसका रिलेशन देखना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, आपको देखना है। एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये मेरे को ऐसे दिख रहा है कि बैकवर्ड कोडिंग में मेरे को ऐसे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है डी एच डब्ल्यू टी, ये लिखा है डी एस डब्ल्यू टी, तो डी के यहाँ पे क्या है, आई ई लिखा हुआ है, ये एच है तो एच यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ये तीसरा है तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स लिखा है, ये लिखा है टी यू। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये एक एक इसने क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, लेकिन बैकवर्ड कोडिंग में किया है। देखो कैसे किया हुआ है, डी एच डब्ल्यू टी, इसको क्या लिखा है इसने, यू एक्स आई ई, ये लिखा हुआ है। अब ये कोड क्या दिख रहा है आपको, बैकवर्ड कोड। मैं दूसरा बताया था आपको, बैकवर्ड पैटर्न पे कोड किया रहता है, तो बैकवर्ड पैटर्न पे कोड किया है। जैसे ये है, डी का अगला क्या होता है, ई होता है, तो बैकवर्ड चले गया पीछे, या तो आप यहां से बोल लो यहाँ, या तो यहाँ से यहाँ बोलो, यानी कि बैकवर्ड चले गया पीछे। एच को क्या लिखा है उसने, आई लिखा है, बैकवर्ड चले गया। डब्ल्यू को उसने एक्स लिखा है, और आई टी को क्या लिखा है उसने, यू लिखा है। मतलब एक एक प्लस किया। डी का एक प्लस करोगे तो ई आएगा, एच में प्लस करोगे एक तो आई आएगा, डब्ल्यू में एक प्लस करोगे तो एक्स आएगा, टी में एक प्लस करोगे तो यू आएगा। यानी कि क्या है, बैकवर्ड कोडिंग दिख रही है आपको। ये पहले वाले का लास्ट में, लास्ट वाले का पहले में, ये क्या कहलाती है, बैकवर्ड कोडिंग। तो इसमें भी आप बैकवर्ड कोडिंग करोगे, क्या लिखा हुआ है, एन एच डी टी लिखा हुआ है, तो इसकी बैकवर्ड कोडिंग करो, पहले का लास्ट में, लास्ट का पहले में। तो एन के बाद क्या आता है, एम आता है, जे के एल एम एन ओ, ओ आता है यहाँ पे, और टी के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू आता है, तो यू यहाँ पे होगा। बैकवर्ड कोडिंग है ना, पहले का लास्ट में, लास्ट का पहले में, यानी कि जो यू से स्टार्ट होगा ओ पे खत्म होगा, कौन सा है, डी वाला है। तो सारे कोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको, स्टार्टिंग हैंड का देख लो और जो ऑप्शन मैच कर रहा है उसको देख लो, यू ई आई ओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। बैकवर्ड कोडिंग से उसने किया हुआ था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वाई आर जे एस आई बी एच क्यू यू वाई टी ई। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई आर जे एस आई बी एच क्यू। ये इसने कोड किया हुआ है। किस तरीके से कोड किया हुआ है, पहला वाला क्या था, फॉरवर्ड पैटर्न पे किया था, दूसरा बैकवर्ड पैटर्न पे किया था, तीसरा किस पे किया हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिवर्स पैटर्न पे किया हुआ है। देख लो रिवर्स पे है आई थिंक। कैसे, ये है वाई, वाई को उसने लिखा है बी, वाई सेकंड लास्ट होता है और ये सेकंड होता है। मैंने बताया था ना, वाई का उल्टा बी होता है या बी का उल्टा वाई होता है, तो बी का उल्टा वाई या वाई का उल्टा बी यहाँ पे लिखा है, और आई का उल्टा आर होता है या आर का उल्टा आई होता है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, रिवर्स मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉस पैटर्न, सॉरी यहाँ पे क्रॉस लिखते हैं ना, तो ये क्रॉस पैटर्न पे आपको दिख रहा है, वाई का बी होता है उल्टा, आर का आई होता है उल्टा, तो उसने क्या किया हुआ है, क्रॉस पैटर्न पे लिखा हुआ है। जे का क्यू होता है और एस का एच होता है, ये भी आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस पैटर्न पे दिख रहा है। क्रॉस पैटर्न पे किया हुआ है और उल्टे लेटर्स में किया हुआ है, ये भी आपको देखना है। पैटर्न कौन सा है, क्रॉस पैटर्न, और कोडिंग कैसी है, उल्टे लेटर से कोडिंग है। हो सकता है वाई प्लस टू लिखता है, वाई प्लस टू जो भी होता है ए होता है, तो यहाँ पे ए लिखा रहता है, आर प्लस टू लिखता है, कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, लेकिन पैटर्न कौन सा है, क्रॉस पैटर्न है। ये चीज आपको समझना है, पैटर्न क्रॉस है और कोडिंग इसने उल्टी वाली लिखी हुई है। तो ऐसे ही इसका लिखा जाएगा, क्या है, यू वाई टी ई। तो इसकी कोडिंग कैसे होगी, इसकी भी क्रॉस पैटर्न में होगी, इसकी यहाँ पे होगी, इसकी यहाँ पे होगी, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, और कैसी होगी, उल्टी होगी। तो यू का उल्टा क्या होता है, एफ होता है, वाई का उल्टा क्या होता है, बी होता है। तो ऐसा कहीं पे दिख रहा है बी एफ, तो एक ही ऑप्शन है डी वाला बी एफ, ज्यादा कोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, स्टार्टिंग से हमने आंसर निकाल दिया, क्या हो जाएगा बी एफ। टी का क्या होता है आपका, वी होता है, और ई का क्या होता है आपका, जी होता है, नहीं सॉरी, टी का जी होता है और ई का क्या होता है, वी होता है। तो बी एफ वी जी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स क्रॉस पैटर्न पे ये सवाल था, और कैसी कोडिंग थी इसकी, बैक कोडिंग थी, यानी कि बैक जो उल्टे लेटर्स होते हैं वो लिखे हुए थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी।
ठीक है, अभी मैं आपको केवल सिखाने के मकसद से बता रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अलग से पीडीएफ दूंगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, जंबल्ड फॉर्म में रहेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका हम, फोर्थ वाला। ए यू एफ एल, तो बहुत ईजी दिख रहा होगा आपको, देखते ही कर लोगे। क्या लिखा हुआ है, ए यू एफ एल एल एफ यू ए, वर्ड्स वही हैं, बस क्या किया हुआ है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। यह है के एच जी टी, इसका आंसर क्या होने वाला है। ये लिखा है ए यू एफ एल, तो यहाँ पे ए है, ए को इसने लास्ट में लिख दिया है, एल को इसने फर्स्ट में लिख दिया है ना। ए को लास्ट में, एल को फर्स्ट में, तो यहाँ क्या करेगा, के को लास्ट में लिखेगा, टी को फर्स्ट में लिखेगा, है ना। तो के को लास्ट में, टी को फर्स्ट में, यहीं पे दिख रहा है हमें, ये आंसर हो जाएगा। और क्या किया दूसरा इसने, एफ को यू, एफ को इसने यहाँ लिख दिया है, एफ को यहाँ लिखा है, यू को यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी और एच, क्या हो जाएगा, टी जी एच के, कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। तो मैंने आपको आज क्या बताया, आपको बताया एनालॉजी नंबर 2 और एनालॉजी नंबर 3 बताई, जिसमें हमने देखी एक लेटर कोडिंग वाली, और पहली कौन सी देखी जिसमें आपको थोड़ा जीके चेक हो जाता है, वो वाली। तो आई होप आपको एनालॉजी समझ आ रही होगी। हमने 3 एनालॉजी खत्म कर दी हैं, 3 और बचे हैं जो अगले 1 या 2 लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद एक पीडीएफ दूंगा आपको, जिसमें सारे के सारे एनालॉजी के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। उसको आप लेटर कोडिंग भी बोल सकते हो, डिजिट कोडिंग, कुछ भी आप बोलना चाहो कर सकते हो। सारे क्वेश्चन जंबल्ड फॉर्म में रहेंगे, ताकि आपको लॉजिक यहाँ से वहां करने में डिफिकल्टी हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इतना ईजी आपके लिए नहीं बनाऊंगा कि आप बिल्कुल सीक्वेंस में करते चले जा रहे हो, एक ही लॉजिक लगा रहे हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जा रहे हैं, वो कोई फायदा नहीं देने वाला है। तो जंबल्ड फॉर्म में रहेगा सारा का सारा, और सारे आपको अलग अलग लॉजिक्स यूज करने होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, और आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। और हम लोग जीके के सेशंस को डेली लाइव करते हैं, शाम को 4 बजे इसी चैनल पे करते हैं। आप डेली आएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको डेली वहां पे नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज क्लास होगी विक्रम सर की शाम को 4 बजे लाइव, और कल होगी मेरी, जिसमें मैं जीके में फिर से मैप के एक टॉपिक को आगे लेते हुए पढ़ूंगा। आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बने रहिए हमारे एफकेट 1 2022 बैच के साथ। और वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए। फिलहाल फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।